नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और आज है 5 मई 2026। आज इस वीडियो में आज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथियों लोग आज पेपर देकर आए थे वो तो मिला लीजिए, और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, रामबाण सेशन है, आपको कंप्लीट देखना है। मैंने हिंदी के कल टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिया था, जो कि पुलिस, प्रशासनिक, कानून व्यवस्था और पत्र लेखन, समाचार और शब्दावली से संबंधित था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आज मैंने आर्टिकल करा दिया है जिसमें टॉप 75 क्वेश्चंस मैंने कराया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, पंचवर्षीय योजना आपको करा दिया है और एनालिसिस तो आपको डेली करवा ही रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। तो 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक खेला गया था उसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आपको बताना है उस वक्त भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेवन भास्करन। वासुदेवन भास्करन अगर आपने भी आंसर किया है सेंटर में तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल था, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाता नर्मदा नदी पर। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया है, नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, 2008 में आईपीएल या फिर पहले आईपीएल सीजन का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। देखिए 2008 में आयोजित पहले आईपीएल सीजन का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया था, यह आपसे पूछा गया था। भाई देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है आज थर्ड शिफ्ट में तो आपका आंसर होना चाहिए था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। आगे देखिएगा अगला सवाल जो आज था, क्वेश्चन ऐसा था कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, मे बी शायद, है ना। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। ये पूछा था किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका बिहार हो जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा था छठ पूजा जो है किस देवता को समर्पित है या किस देवता की पूजा की जाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता भगवान सूर्य। आप हमें ये क्लैरिटी जरूर दीजिएगा अगर आप में से कोई भी थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो, कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, क्या पूछा था कि किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस देवता को समर्पित है। हालांकि मैंने दोनों ही बता दिया है आपको। देखिए सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक सवाल था, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 2021 में हुआ था, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी। तो देखिएगा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका जो है वो भारत हो जाता साथियों, भारत इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, गिद्धा किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। मैंने उसी टाइम बता दिया था जब आपसे पूछा था भांगड़ा, 2-3 बार आपसे भांगड़ा पूछा है, उसी टाइम बताया था कि साथियों गिद्धा भी पूछेगा। देखो पूछा भी है, तो पंजाब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य का लोकप्रिय नृत्य रूप है, तो यहाँ पर गिद्धा पूछा था जो कि पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए गैर नृत्य भी आपसे पहले पूछ चुका है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब पूछा था गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए मैं कराता हूं आपको। तो गैर नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता साथियों। राजस्थान होली के समय में ये त्यौहार मनाया जाता है, गैर नृत्य होली के एक दिन बाद। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था जो कि मैंने करेंट अफेयर्स में आपको कराया था, मार्च 2025 में भारत सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद आपदा राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया था। तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद आपदा राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में चलाया था। देखिए करेक्ट आंसर हो जाता म्यांमार में। म्यांमार इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर था। एक सवाल था, किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाकर धार्मिक सद्भावना
और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था यानी मनसबदारी और जब्ती प्रणाली दोनों को स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाता अकबर ने। अकबर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। नेक्स्ट सवाल है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये जो है आप सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आप देखोगे, थर्ड शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे मैंने करा दिए। देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ था, इसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नीरज चोपड़ा ने। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट ऑलरेडी मैं शिफ्ट वाइज जब एनालिसिस करा रहा था तब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से लेकर 61 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी एवं मूलभूत उद्योगों पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाना था। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गंगा नदी। गंगा रिवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ये बता चुका हूँ। तमिलनाडु के उत्तरी दिशा, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व में स्थित प्रमुख पहाड़ियों को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जावड़ी पहाड़िया हो जाता, जावड़ी पहाड़िया। और अगर आपके ऑप्शन में जावड़ी पहाड़ी नहीं था, ठीक है, जावड़ी नहीं था तो सेवरॉय होगा, और अगर सेवरॉय भी नहीं था तो कलरायन और पचईमलई प्रमुख उत्तरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इनमें से प्रमुख जावड़ी ही है, तो मैं भी आपको जावड़ी यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन में। आगे देखिए एक सवाल था, संशोधित सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान था? तो करेक्ट होता 7.6%। आगे देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि वर्ष 2013 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2019 में। आगे देखिए एक सवाल था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे कि पहले पूछ चुका है कि उन्होंने ये जो प्रसिद्ध भाषण का कब दिया था शिकागो में, तो इसका करेक्ट आंसर 1893 हो जाता। और ये भी आपसे पूछ लिया स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अब आपसे ये पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त, याद रखना। आगे देखिए एक सवाल था, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाता 1965 में, 1965 में। ठीक है, देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करना था। एफसीआई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। एक सवाल था, प्रसिद्ध लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका झुम्पा लाहिड़ी हो जाता। साथियों देखिए यह पुस्तक जो है 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए झुम्पा लाहिड़ी को वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। यह भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के जीवन पर आधारित कहानियों का संग्रह है। एक सवाल था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन तो 5 से 6 बार अब तक पूछ चुका है। करेक्ट होता गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, यदि चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर 27 दिनों में लगाता है तो वह प्रतिदिन कितने डिग्री का कोण तय करता है? तो करेक्ट होता 13.3 डिग्री का। ठीक है, एक सवाल था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में जो है ना ये 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ये क्लास क्विक रिवीजन है, बिल्कुल फास्ट, सुपर फास्ट आपको करवा रहे हैं साथियों। बहुत ही कम समय में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर आप यहाँ देख लोगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में ज़्यादातर यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता चुके हैं शिफ्ट वाइज जब करवा रहे थे। देखो 1950 से 1980 के दौरान भारत की विदेश नीति की वह प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने शीत युद्ध के समय भारत को किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल होने से रोका था? इसका राइट आंसर होता गुट निरपेक्ष नीति।
ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। जवाहरलाल नेहरू इस नीति के प्रमुख समर्थन थे। इस नीति के तहत भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी थी। कोल्ड वार के दौरान यह नीति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाती थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल था साथियों, देखिएगा, संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो इसका करेक्ट होता है चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी इनमें से मस्जिद का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यही मस्जिद का शुद्ध रूप होता है। आगे एक सवाल था, कमजोर शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए, देखो कमजोर इसी प्रकार से लिखा जाता है भाई। एक और शुद्ध वर्तनी था जिसमें पूछा था स्वस्थ का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो स्वस्थ देखो इस प्रकार से लिखा जाता है, स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ था। ठीक है, एक सवाल था 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने जिन पहले 5 सिखों को अमृत छकाकर खालसा बनाया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट होता पंच प्यारे के नाम से। पंच प्यारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन हुई थी। पंच प्यारे में 5 सिख शामिल थे। 5 में एक थे भाई दया सिंह, एक थे भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत सिंह। देखिए, खालसा पंथ का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना था। साथियों, खालसा के सदस्यों को जो पुरुष है उनको सिंह कहा गया और जो महिला थी उनको कौर उपनाम दिया गया था। आगे देखिए एक सवाल था, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक सवाल था, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो देखिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, भारत में खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भाई भारत में खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट कराने के लिए जो है ना, ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिम्मेदार होती है। ठीक है, जिसको आप नाडा बोलते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में डोपिंग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह संस्था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के नियमों का पालन करती है। नाडा खिलाड़ियों के डोप टेस्ट, जागरूकता और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित कार्य करती है। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत के विभाजन का कड़ा विरोधी था? तो इसका राइट आंसर होता खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल था, और ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। जैसे एक सवाल था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों राज्यपाल। राज्यपाल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखिए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन ये था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कावेरी हो जाता। गोदावरी नहीं, कावेरी, क्योंकि देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे आकार लंबाई की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर है और जल निकासी क्षेत्र के आधार पर दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। कावेरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे अपनी पवित्रता, सांस्कृतिक महत्व और तमिलनाडु कर्नाटक में सिंचाई के लिए महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। एक सवाल था, पुलिस द्वारा रात के समय अपने क्षेत्र में सुरक्षा के उद्देश्य से घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होता गश्त लगाना यानी पेट्रोलिंग। इसी तरह के मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं हिंदी के, आप उसको जरूर जाकर देख लेना। आगे देखिए अगला सवाल था साथियों, देखिए अगला सवाल था कि राजस्थान में होली के अवसर पर, देखो ये क्वेश्चन आज थर्ड शिफ्ट में भी आया था, है ना, आपसे पूछा था गैर नृत्य किस राज्य में किया जाता है, और यहाँ पर वाद्य यंत्र आपसे पूछा था कि राजस्थान में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता ढोल, बांकिया और थाली। आगे देखिएगा, अपराध को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्ति को कानूनी या पुलिसी भाषा में क्या कहा जाता है? करेक्ट होता चश्मदीद गवाह। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड अंग्रेजी वर्ड आपको दे रहे हैं और इंग्लिश में आपको पूछा जा रहा है इंग्लिश में अर्थ क्या होता है। देखो, आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है। देखिए, एक्यूज्ड का हिंदी अर्थ होता है अभियुक्त, जिस पर अपराध का आरोप हो।
इन्फॉर्मेंट यानी मुखबिर होता है जो पुलिस को सूचना दे, जरूरी नहीं कि उसने अपराध देखा हो। एक होता है कॉम्प्लेनेंट यानी फरियादी जो शिकायत दर्ज कराता है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मध्यम श्रेणी के लिए AQI की सीमा क्या है? तो इसका राइट होता 101 से 200। देखिए इसके बारे में आपको बता दें क्योंकि आगे आपसे पूछ सकता है कि सबसे अच्छा क्या होता है। तो 0 से 50 संतोषजनक होता है, 51 से 100 मध्यम होता है, 101 से 200 और खराब होता है 201 से 300। आगे देखिए एक सवाल था, 132वें डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किन शहरों में किया गया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। ठीक है। आगे देखिए एक सवाल था, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, अहमदाबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक है। सवाल था गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में कौन सा क्षेत्र घनी आबादी वाला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता मैदानी क्षेत्र। और अगर मैदानी क्षेत्र आपको कभी कभी ऑप्शन में ना मिले तो गंगा बेसिन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक सवाल था, निम्नलिखित में से पीड़ा शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? यहाँ क्वेश्चन में पीड़ा आपको नहीं लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर पीड़ा मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में यही तो शुद्ध वर्तनी है, यही आपका शुद्ध रूप है जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से पत्नी शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में पत्नी शब्द का शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। आगे देखिए एक सवाल था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? साथियों मैंने आर्टिकल आज ही करा दिया है टॉप 75 क्वेश्चन का, उसको आप जरूर देख लेना, करीब 7:30 बजे वो वीडियो अपलोड हुई थी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 155 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। आगे देखिए एक सवाल था, चाबहार बंदरगाह ईरान रणनीतिक रूप से किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बाहर स्थित है जो इसे होर्मुज जलडमरू मध्य के चेक पॉइंट से बचकर हिंद महासागर तक सीधी जो है पहुंच प्रदान करता है? तो होर्मुज जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, संगीत नाटक एकेडमी एवं भारतीय परंपरा के अनुसार वाद्य यंत्रों को कितनी मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट होता है 4 श्रेणियों में। देखिए वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। एक है आपका तत्वाद्य जिसमें तार वाले वाद्य यंत्र आते हैं, उदाहरण के तौर पर सितार, बीना, सरोद। एक होता है आपका सुशिरवाद्य जो वायु या हवा से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि उदाहरण बांसुरी, शहनाई। एक होता है अवनदवाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए तालवाद्य हैं, जैसे कि तबला, ढोलक, मृदगम। और एक होता है घनवाद्य जो धातु या ठोस वाद्य यंत्र है जिन्हें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर मंजीरा, झांझ, घटम। एक सवाल था, जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ, ठीक है, आगम किस भाषा में रचे गए थे? तो करेक्ट होता साथियों प्राकृत भाषा में। आगे देखिए एक सवाल था, संगम साहित्य के विकास और संरक्षण के लिए किस तमिल राजवंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भाई संगम साहित्य के विकास और संरक्षण के लिए किस तमिल राजवंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? करेक्ट होता पांड्य राजवंश ने। तो पांड्य इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज के फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए और सुपर फास्ट तरीके से करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।